हाँ जी। नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो हमारी जो क्लासों में एक एक दिन का अंतर आ रहा है ना, ये भी कोई कारण हो रहा है। नरेंद्र सर के भी एग्जाम चल रहे हैं, वो थोड़ा बिजी रहते हैं और मैं भी थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। इस वजह से थोड़ा अंतर आ रहा है क्लासों का, और नरेंद्र सर की क्लास भी नहीं आ पा रही है। तो कल एक एग्जाम हो रहा है नरेंद्र सर का, तो उसके बाद वो फ्री हो जाएंगे लगभग कल। हाँ ठीक है। तो उसके बाद आपको रेगुलर क्लासें मिलनी शुरू हो जाएगी। जो आपका टाइम था उसी टाइम पे क्लासें मिलनी शुरू हो जाएगी। हमने हिंदी के दो क्लासें पिछली पढ़ी है, उसमें हम कर रहे थे कारक। ठीक है। तो कारक के हमने 6 प्रकार पढ़ लिए। कौन कौन से? तो आप देखना पिछली दो क्लासों में कुल प्रकार कितने थे, तो 8 थे। कौन सा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन और एक कौन सा रह गया? हाँ ये हो गए संबोधन। यहां तक थे। हमने संबंध तक पढ़ लिए थे। आज हमने पढ़ना है अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक। तो शुरू करें कारक के प्रकार या भेद। कारक के भेद या प्रकार कितने? एक मिनट नवी देख लें, थोड़ा सही आ रहा है। हाँ कितने थे भी? 8। हमने 6 पढ़ लिए थे, आज 7वां शुरू करेंगे। कौन सा? कटिंग डाल लो। नंबर 7 अधिकरण। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अच्छा, इसके विभक्ति चिन्ह क्या थे? विभक्ति चिन्ह पूछूं तो मैं, तो कौन कौन से थे? में और पर। एक तो में था और एक पर था। अब इन दोनों का शाब्दिक अर्थ पूछ लें तो में का शाब्दिक अर्थ और पर का शाब्दिक अर्थ, अगर आप ये दोनों समझ गए ना तो पूरा समझ जाओगे। देखो कैसे। में का शाब्दिक अर्थ होगा अंदर या भीतर। क्या होगा? अंदर या भीतर। और पर का शाब्दिक अर्थ होगा ऊपर। ये स्थान लग रहे हैं ना कि या तो अंदर होगा या बाहर, मतलब अंदर या भीतर स्थान है या किसी चीज के ऊपर है, ये स्थान है। ये बताएगा अधिकरण कारक की क्रिया कहां पर हो रही है, कारक कहां पर है, क्रिया कहां पर हो रही है। ठीक है, चलो लिखो, बताता हूं। परिभाषा लिखते हैं पहले, इसकी थोड़ा समझ आएगा। चलते हैं परिभाषा। तो लिखो, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो, सर्वनाम का वह रूप जो जो क्रिया के आधार का बोध कराए, क्रिया के आधार का बोध करवाए, क्रिया के आधार का बोध करवाए, वह अधिकरण कारक, वह अधिकरण कारक कहलाता है। वह अधिकरण कारक कहलाता है। कैसे? क्रिया का आधार अर्थात क्रिया कहां हो रही है। एक मिनट रुकना भाई। ठीक है, क्रिया कहां हो रही है, किस समय में हो रही है, ये आपको बोध करवाए, वो होगा अधिकरण कारक। तो ये 3 प्रकार का होता है। भी लिखो, यह 3 प्रकार का होता है।
यह 3 प्रकार का होता है, होता है। ठीक है, अब कौन कौन से 3, तो लिखो। नंबर 1, कौन सा भी, तो स्थानाधार। स्थानाधार जो स्थान का बोध करवाएगा कि क्रिया किस स्थान पर हो रही है। दूसरा, समयाधार। समयाधार ये क्या करेगा, ये समय का बोध करवाएगा कि क्रिया किस समय हो रही है। और अगला, भावाधार। अगला, भावाधार। ठीक है भाई, कौन कौन से 3 भाग हो गए। पहली बात तो क्या, अधिकरण कारक क्या बोध करवाएगा, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के आधार का बोध करवाएगा, वो क्या होगा, अधिकरण कारक। और उसके बाद यह 3 प्रकार का होगा। कौन कौन से 3, तो स्थानाधार, समयाधार और भावाधार। तो ये उतारो, फिर आगे करते हैं इन तीनों को, आगे अच्छे से और करते हैं। उदाहरण को जल्दी जल्दी उतार लो, पानी पी लो तो तुम्हें। उतार लिया भाई, मिटा दूं। चलो आप वीडियो पॉज कर लेना। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, भी बहुत काम आएंगे नोट्स। चलो पहला कौन सा था अभी, पहला कौन सा था, स्थानाधार। स्थानाधार, स्थानाधार। तो इसका शॉर्ट में लिखें, तो जब कोई स्थान बोधक शब्द, जब कोई स्थान बोधक शब्द क्रिया का आधार हो, क्या, कि कोई स्थान बोधक शब्द ये बताएगा कि क्रिया कहां पर हो रही है। ठीक है, तो लिखो जैसे उदाहरण, उदाहरण। तो हम इसमें देखना, अगर में आएगा तो उसका अर्थ होगा अंदर या भीतर, और अगर पर आ गया तो उसका अर्थ होगा ऊपर। तो मैं लिखूं, क्या लिखेंगे, बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर पेड़ पर बैठा है, मतलब ऊपर बैठा है, बैठना क्रिया हो गई, और कहा, तो पेड़ पर। ठीक है, अर्थात ऊपर आ गया इसका अर्थ। एक और लिख लो, कमरे में पंखा चल रहा है। हम दोनों का एक एक कर लेते हैं। कमरे में पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है। ठीक है, तब देखो, चलना क्रिया हो गई, और कहा, तो में, और में का अर्थ क्या आएगा, अंदर या भीतर। कमरे के अंदर चल रहा है पंखा, ऐसे तो है नहीं छत पे लटक, मतलब ऊपर चल रहा है, अंदर चल रहा है ना। तो में का अर्थ जहां आएगा वो अंदर या भीतर, अर्थात क्रिया किसी अंदर की जगह पे हो रही है। अब आधार बता देगा कहां पे, तो कमरे में। और पर का अर्थ आएगा ऊपर, जैसे यहां पे आ गया पर, पेड़ पर बैठा है कौन, बंदर, तो बैठना क्रिया हो गई। ठीक है, अब देखो अगला कौन सा था, नंबर 2, कौन सा था, समयाधार। समयाधार,
तो क्या होगा, जब कोई कालबोधक शब्द, जब कोई जब कोई कालबोधक शब्द कालबोधक शब्द क्रिया का आधार बने, क्रिया का आधार बने। ठीक है, कालबोधक शब्द कैसे, काल का अर्थ होता है समय बताना। ठीक है, तो ये बताएगा आपको समय। तो लिखो इसके उदाहरण। लिखो, परीक्षा समाप्ति की घंटी, गलत लिख दिया, परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी। अब इसमें क्या बताया आपको, समय बताया, कितना, 3 बजने पर वो क्रिया हो जाएगी, क्रिया का समय बताया गया है। और लिख लो एक, और क्या लिखोगे, तो लिखो, क्या लिखोगे, कोमल 2 घंटे में अपना काम निपटा देगी। ठीक है, कि कोमल 2 घंटे में अपना काम निपटा देगी। इसमें क्या बता दिया, समय बता दिया। अब कोमल अगर पढ़ाई कर रही है तो 2 घंटे तो बहुत कम है अभी, और घर का कुछ काम कर रही है तो अच्छी बात है, अभी 2 घंटे में निपटा देगी। और अगर किसी को पीटना है तो 2 घंटे बहुत ज्यादा है अभी, इतना मत पीटना। ठीक है, चलो अभी समझ आया कि क्रिया का समय बताया जाएगा कि क्रिया कब होगी या कितने बजे होगी। ठीक है, तो यहां तक उतारो, फिर करते हैं तीसरा। उतारो जल्दी जल्दी। उतार लिया, चलो वीडियो पॉज कर लेना अभी। ठीक है, तीसरा कौन सा था, भावाधार। नंबर 3 कौन सा था, भावाधार। तो इसमें क्या आएगा कि जब कोई क्रिया ही क्रिया का आधार बने, जब कोई क्रिया ही क्रिया का क्रिया ही क्रिया का आधार बने। कैसे, आधे बच्चों को समझ नहीं आएगा कैसे बनेगी, देखो मैं बताता हूं, एग्जांपल लिखो, एग्जांपल से समझ आएगा अभी। हिंदी आपको सारी एग्जांपल से ही समझ आएगी। लिखो उदाहरण। अब मैं लिखूंगी, क्या लिखें, नीलम दौड़ने में तेज है। ठीक है, नीलम दौड़ने में तेज है। तो 2 क्रिया देखो, दौड़ना भी क्रिया है और तेज होना भी क्रिया है। ठीक है, तेज है किसमें, दौड़ने में, दौड़ना एक क्रिया है, तेज होना
क्रिया आ गई। और इसका आधार क्या है? आधार क्या है कि किस में तेज है? तो एक क्रिया में ही तेज है। समझ आए? एक और लिखाता हूं, देखो। लक्ष्मण पढ़ने में, लड़के कब से पढ़ने में तेज हो गए? लड़की लिखते हैं। कमल पढ़ने में होशियार करते हैं। होशियार है। अब देखो, होशियार होना एक क्या हो गया कि होशियार होना एक क्रिया है। ठीक है। अब देखो किसमें, किसमें है? तो ये पढ़ना भी तो क्रिया है। पढ़ना भी क्रिया है। जैसे यहां पे था नीलम दौड़ने में तेज है, तो तेज होना तो क्रिया है, पर किस में है? तो दौड़ने में, अर्थात क्रिया में ही तेज है वो। तो जब कोई क्रिया, कि यहां एक क्रिया है ही दूसरी क्रिया का आधार बने, एक क्रिया दूसरी क्रिया का आधार बने, वहां क्या होगा? भावाधार। ठीक है। एक और लिखवा देते हैं। क्या लिखवाएं? चलो लिख लो एक भी, एक लड़के का लिख लो, वरना बोलेगी लड़के का लिखवाते नहीं सर। तो रोहन घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। अब या तो बारात में आ रहा है या वैसे कहीं आ रहा होगा भाई। ठीक है। तो देखो, रोहन घोड़े पर सवार होकर, तो पहली बात तो ऊपर आ गया, घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। दूसरी बात, अब आना, आना भी क्रिया है ना। किसी के हम शब्द के मूल शब्द के आगे ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। तो आना एक क्रिया है, परंतु क्या आ रहा है? घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। तो घोड़े पर सवार होना भी क्रिया है और आना भी क्रिया है। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया का आधार बनी, वहां पर क्या होगी? भावाधार क्रिया। तो समझ आ गया होगा आपको। इसका लो स्क्रीनशॉट, इसको उतारो, फिर करते हैं हम अगला पार्ट इसका अंतिम। कौन सा? संबोधन कारक। उतारो जल्दी जल्दी। उतार लिया? कर दो साफ। चलो भाई, अंतिम प्रकार कौन सा है? संबोधन कारक। नंबर 8। संबोधन कारक। अच्छा, इनके भक्ति जी ने क्या थे? तो मैंने आपको बताया था कौन कौन से। अरे वही, हे, अरे, ओह, या, वाह, ये सब ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं। ठीक है। मैं याद लिख देता हूँ आगे आपके। ठीक है। अब देखो कैसे, तो लिखिए अभी इसकी परिभाषा। तो लिखो, परिभाषा में लिखेंगे संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी को संबोधित करने या संबोधित करने या पुकारने में प्रयुक्त किया जाता है, पुकारने में प्रयुक्त किया जाता है, वह संबोधन कारक कहलाता है।
वह संबोधन कारक कहलाता है। या तो हम किसी को संबोधित करेंगे, जैसे कोई सभा पे अगर कोई खड़ा होता है, जैसे कोई मंच पे खड़ा है तो वो बोलता है ना, मेरे प्रिय भारतवासियों, मेरे प्रिय साथियों, तो वो संबोधित करना होता है। या हम किसी को पुकार रहे हैं, कैसे, अरे सुन तो, यही बोलते हैं ना मोस्टली, अरे ना, अरे इधर आना, मैं सॉरी बागड़ी बोल गया, अरे इधर आना। तो ये शब्द किसका करते हैं हम, पुकारने में। अब देखो कैसे, अगर किसी को संबोधित करेंगे तो कैसे करेंगे, तो लिखो उदाहरण। उदाहरण, अच्छा मैंने आपको बोला था इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कौन से का, तो ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इन शब्दों के बाद आएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, ये जब मैं आपको चिन्ह करवाऊंगा ना तब अच्छे से बता दूंगा अभी, क्योंकि ये एक चिन्ह नहीं है, बहुत सारे हैं। तो ये मैं सोच रहा हूँ दो टॉपिक के बाद ये टॉपिक करवा दूंगा आपको चिन्ह वाला, कि अगर कोई चिन्ह से प्रश्न आ भी जाए, चलो ना भी आए ना, तो भी आपको पता तो हो कि यहाँ पर जब मैं चिन्ह लगा रहा हूँ, ये जो कौन सा लगा दिया, ये कौन सा है, ये जो बीच में कॉमा लगाई है, ये कौन सा चिन्ह है, बच्चों को पता ही नहीं होता। ठीक है, तो ये मैं करवा दूंगा। अब देखो उदाहरण के लिए मैं करवाऊं, तो अगर मैं लिखूंगी, अरे बच्चों यहां शोर मत करो, शोर मत करो। अब देखो मैंने यह शब्द क्या इस्तेमाल किया, अरे, और इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, और उसके बाद मैंने बच्चों को संबोधित करके क्या कहा है कि यहां शोर मत करो। पहले मैंने अरे शब्द यूज किया, उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, और आगे बच्चों को संबोधित करके कहा है कि यहां शोर मत करो। और लिखो, और क्या बोलोगे, हाँ, जब आप एग्जाम में बैठे होते हो तब आपके मुंह से एक शब्द निकलता है कई बार कि हे भगवान, यह कैसा पेपर आ गया, यह कैसी परीक्षा, परीक्षा करें या पेपर, पेपर ही करते हैं, यह कैसा अपातता वैसा ही होता है ना, ये भगवान यह कैसा पेपर आया, बागड़ी अड़ो तो हे भगवान आके कर दी, आड़ी कर दी, होता है ना। एग्जाम दे के आते हैं तब ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में बैठे हैं ना, तो कुछ बच्चे होते हैं मेरे जैसे, वो आधे घंटे पहले पेपर निपटा लेते हैं, तो फिर वो बैठे बैठे सोचते हैं कि 130 कर लिए, 125 तो सही है, वहीं बैठे बैठे सोच रहे हैं, तो 125 सही है। उसके बाद छुट्टी हुई, बाहर निकलते हैं तो सब बच्चे वहां पे ना, एक मैंने एक चीज देखी है, जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं ना, वहां पे कोई मतलब नहीं आपकी जाति, धर्म, रंग, रूप, आकार, वहां पे सब बस अरे भाई कितने सही किए, कितने किए, पेपर कैसा था, ये वार्तालाप एक सामान्य बात होती है। वरना सामान्य हम ऐसे किसी से बोलते नहीं है कि यार क्यों बोलेंगे, लड़के अक्सर लड़कियों से नहीं बोलते कि नहीं नहीं लड़की है मैं क्यों बात करूं, या लड़कियां लड़कों से नहीं बोलती, बट वहां ऐसा माहौल होता है कि हर कोई किसी से पूछता है, मैडम आपका कैसा हुआ एग्जाम, अरे दीदी आपका कैसा हुआ एग्जाम, भाई आपका कैसा हुआ एग्जाम। तो तब वहां जब 125 वाले तो बाहर आते हैं ना, तो वो 115 आ जाते हैं, और वो आते कब तक है, परीक्षा वाले रूम से लेकर जो स्कूल का या कॉलेज का मेन गेट होता है वहां तक आते आते 10 क्वेश्चन तो गए, उतने में ही गए। फिर बाहर आते एकदम से भीड़ होती है तो एकदम से निकल नहीं पाते, तो वहां खड़े हो जाते हैं, अरे भाई यार पेपर कैसा हुआ, अरे अच्छा वो वाला प्रश्न क्या था, अच्छा वो वाला, अरे ये था, मैं तो ये कराया यार, अरे मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया यार। वहां करते करते 10 क्वेश्चन वहां गलत हो जाते हैं। ठीक है, फिर वहां से निकले, बस में बैठे हैं, आधी टेंशन घूम रही है कि अरे 20 क्वेश्चन तो गलत हो चुके हैं, घर आते हैं, घर आके मिलाते हैं और 10 क्वेश्चन वहां गलत गए। तो परीक्षा हॉल से घर तक आने में हमारे 30-35 क्वेश्चन तो गलत हो जाते हैं, है ना। तब ये दिमाग में निकलता है जब एग्जाम पेपर देखते हैं कि हे भगवान ये कैसा पेपर आ गया, बागड़ी दिमाग में आया कि हे भगवान ओ कैसा पेपर आ गया। ठीक है, पर आप तैयारी करो भी, आप तैयारी करो तो आपके दिमाग में ये बात ना आए, बल्कि सीधी आए, अरे वाह कितना आसान, अरे चलो इसी भी बना लेते हैं, अरे वाह कितना आसान पेपर आया,
कितना आसान पेपर आया है ना। बन गया शब्द हमारा, एक बातों बातों में एक शब्द बन गया। तो हमारे दिमाग में ये शब्द आना चाहिए भी। आपको इतनी तैयारी करनी है कि ये शब्द तो दूर दूर तक आपके दिमाग में ना आए, यही आए। कौन सा? कि अरे वाह कितना आसान पेपर आ गया। ठीक है, तो संबोधन मतलब हमें बस ये शब्द देखने हैं और आपका प्रश्न सही हो जाएगा, गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां हो गए हमारे कारक कंप्लीट। हमने 8 कारक किए। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। 8 के आपको नाम याद होने चाहिए। 8 के आगे कारक चिन्ह कौन से? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबोधन नहीं, संबंध का, के, की, और अधिकरण में, पर, और संबोधन है, अरे ओ। ये आपको कारक चिन्ह और कारक दोनों याद होने चाहिए कि कई बार मिलान का प्रश्न आ जाए तो आप गलत मत कर दो, या सीधा पूछ ले तो आप गलत मत कर दो। और उसके बाद अगर आपको कारक याद होंगे तो ये आप ये देख लोगे, कम से कम आपको ये जो कारक चिन्ह पहचान के आप शब्दों को या वाक्य को सही पहचान लोगे और प्रश्न सही कर लोगे। वरना ये लाइन दिमाग में रहेगी, हे भगवान ये कैसा पेपर आ गया। ठीक है, तो आपके साथ ऐसा ना हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं साइड हो रहा हूं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगला हम टॉपिक, अगर पहली बात तो मैं सोच रहा हूं कि अगर आपका क्लासों की जो रेगुलरिटी है वो ना टूटे, क्योंकि नरेंद्र सर का इस बार जो एग्जाम है वो पास में आया है, तो दिक्कत नहीं आएगी। और अगला टॉपिक हम देखते हैं। अभी मैं देखूंगा आपको कौन सा टॉपिक अगला करवाना चाहिए जो आपका इस टॉपिक से जुड़ जाए, मैं वहीं आगे शुरू कर दूंगा। ठीक है, तब तक भाई पढ़ना, पुरानी क्लासों को देखना, और हाँ चैनल को देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो करना, शेयर करना, लाइक कमेंट करना, ये आपका काम है। हमारा काम है पढ़ाना, अच्छा कंटेंट देना, आपका काम है आगे शेयर करना। कुछ बच्चे शेयर नहीं करते कि अच्छा पढ़ा रहे हैं यार, दूसरे को क्यों दूं, कंपटीशन है। अरे कोई बात नहीं, कंपटीशन और जगह निकालना, ये शेयर करो ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते भी, उनको कंटेंट नहीं मिलता, आपका फर्ज है आप आगे शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।